हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित गुप्ता। हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कार्बनिक यौगिकों का परिचय, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का रिवीजन। सबसे पहला चैप्टर कहाँ से? कार्बनिक रसायन से। एनसीईआरटी सेकंड, 12th क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी सेकंड है उसमें पूरी तरह से कौन है? आपका कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन का रिवीजन आज से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से आप देखें, जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका हेलोएल्कीन्स व हेलोएरीन्स। ध्यान दें, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? बोर्ड एग्जामिनेशंस में। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्लास? 12th क्लास के लिए। ओके, हेलोएल्कीन व हेलोएरीन को हम स्टार्टिंग से समझेंगे। हमारे पास एक वर्ड है हेलोएल्कीन। एल्केन, एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें तो आपका बन जाएगा CnH2n+1 और यहाँ एक बैलेंस ही फ्री हो जाएगी। इससे आप जोड़ देंगे +X, तो ये लग गया आपका X। तो ये कौन हो गया आपका? हेलो। ये हो गया आपका एल्कीन। क्लियर? जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर हेलोजन परमाणु को जोड़ दें तो जो बना हुआ यौगिक होता है वो आपका कहलाता है हेलो एल्केन। क्लियर? हेलोएरीन, बेंजीन है C6H6। ये कौन है आपकी? बेंजीन। बेंजीन में हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया, तो जो बचा आपका C6H5, इसमें आपने X जोड़ दिया तो C6H5 सिंगल बॉन्ड X, तो ये हो गया आपका हेलो एरीन। X कौन? X से आपका हेलोजन परमाणु, मतलब हेलोजन एटम। हेलोजन परमाणु आवर्त सारणी में 17वें समूह में पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्पेशल होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये? 17th कॉलम नंबर में। कहाँ? पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, अब हमें स्टडी करनी है हेलोएल्कीन व हेलोएरीन की इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर का आपका ये पहला लेक्चर है और इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर में आपकी 40% लगभग थ्योरी है और 60% केमिकल रिएक्शंस हैं। ओके, जो रिड्यूस टॉपिक हैं, जो कोरोना की वजह से कटे हुए हैं, वो आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको हम केवल वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो टॉपिक आपके पेपर में सन 2022 के एग्जामिनेशंस में आने हैं। ओके, हेलोएल्कीन से स्टार्ट करते हैं। हेलोएल्कीन, हेलोएल्कीन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दें कि हेलोएल्केनों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स। हेलोएल्केनों के वर्गीकरण को 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। वह हेलोएल्कीन जिनमें केवल एक हेलोजन परमाणु पाया जाता है वह मोनो हेलोएल्कीन कहलाते हैं। ध्यान दें, नंबर 1 मोनो हेलोएल्कीन। मोनो हेलोएल्कीन कौन है? वह जिनमें केवल कितना है? एक हेलोजन परमाणु है। जैसे कौन? CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, नाम से क्लियर है मोनो हेलो। मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। दूसरा कौन आपका? C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl ETC। ये कौन है आपका? क्लोरोमीथेन। ये कौन है आपका? क्लोरोइथेन। दोनों में एक एक हेलोजन है, एक एक Cl है, तो ये हो गया आपका मोनो हेलोएल्कीन। नंबर 2 डाई हेलोएल्कीन। डाई हेलोएल्कीन कौन होते हैं? डाई हेलोएल्कीन वो हेलोएल्कीन होते हैं जिनमें डाई हेलो मतलब 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हों। इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर ए, पहला होता है आपका जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड कौन होते हैं? जैम डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होते हैं जिनमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हों, लेकिन वो दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हों तो उन्हें हम कहेंगे जैम डाई हैलाइड। 2 हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हों, जैसे कौन? एग्जाम्पल देखिए, CH2Cl2। ओके, 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं, इसे आप बोल सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन और इसका सामान्य नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड। ओके, तो यह आपका एग्जाम्पल हो गया जैम डाई हैलाइड का। दूसरा आप देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, इसमें भी 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं, तो ये भी आपका जैम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल हुआ।
और इसे आप बोल सकते हैं 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, और इसका दूसरा नाम होगा आपका सामान्य नाम इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। तो आज से सिंपल ध्यान रखें, जेम डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होते हैं जहाँ भी नाम से पहले जेम वर्ड आ जाए उसमें 2 समान हाइड्रोजन परमाणु कहाँ होंगे, एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे। ओके, क्लियर। अब डाई हैलाइड का, डाई हैलो एल्केन का दूसरा भाग बिग डाई हैलाइड, BIC बिग डाई हैलाइड। बिग डाई हैलाइड वो डाई हैलाइड होते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हों लेकिन वो अलग अलग कार्बन से जुड़े हों, परंतु वो दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हों। बहुत ध्यान से सुने, वह डाई हैलो एल्केन, वह डाई हैलाइड्स जिनमें 2 हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े हों लेकिन वो दोनों कार्बन एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हों, उन्हें हम कहेंगे बिग डाई हैलाइड। कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, दोनों कार्बन से अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ा है, दोनों कार्बन को ऐसे जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका इथाइलिन। Cl के लिए बोल गया आपने क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड। इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड हटाया, दोनों से हाइड्रोजन जोड़ दिया, इथाइलिन क्लोराइड। दोनों अलग अलग कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगला एग्जाम्पल देखें आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, 1 2 3, इसका नाम हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन को भी आप बोल सकते हैं बिग डाई हैलाइड। दोनों कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ दें तो ये बिग डाई हैलाइड नहीं होगा, क्योंकि बिग डाई हैलाइड होने के लिए 2 हाइड्रोजन हो, वो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हों जिनसे हाइड्रोजन जुड़ा है। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। कौन सा आएगा आपका, ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन नाम से क्लियर है, वह हैलो एल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। ट्राई हैलो एल्केन जैसे कौन, CHCl3, एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन, और इसका सामान्य नाम होगा क्लोरोफॉर्म। ओके, दिस इज क्लोरोफॉर्म। इसमें 3 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं। अगला देखें, CHBr3, दिस इज ब्रोमोफॉर्म, एंड नेक्स्ट इज CHI3 आयोडोफॉर्म, एटसेट्रा। क्लियर। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन वो हैलो एल्केन होते हैं जिनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों, जैसे कौन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और जैसे कौन, CCl2F2 डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा हैलो एल्केन। इसमें एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं लेकिन चारों अलग हैं, 2 क्लोरीन हैं 2 फ्लोरीन हैं, तो ये हो गया आपका टेट्रा हैलो एल्केन। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CFC। C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो और C का मतलब कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हमारे सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में कहाँ पर होती है, ये गैस पाई जाती है रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर जो कूल करते हैं, जैसे कौन AC, जैसे कौन फ्रीज। लेकिन ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करती है, पर्यावरण को प्रदूषित करती है। दिस इज द वेरी रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए एक सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है, और इसका एक नेम और होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को हम फ्रीऑन FREON फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर हैलो एल्केनों का वर्गीकरण खत्म हुआ। अब बात करते हैं कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर, नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग आपका है 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड को आप प्राइमरी हैलाइड भी कह सकते हैं। प्राइमरी कौन होते हैं, जिनमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो वो कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन एटम अर्थात 1 डिग्री वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री हैलाइड, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। दूसरा आप देखें
2 डिग्री हैलाइड मतलब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं CH3 CH3, यहाँ एक हाइड्रोजन, ये कार्बन आपका हो गया 2 डिग्री मतलब कौन, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर। नेक्स्ट इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी एल्काइल हैलाइड वो एल्काइल हैलाइड होते हैं जिनमें जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो वो कार्बन आपका टर्सरी अर्थात 3 डिग्री वाला हो। जैसे कौन, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ध्यान दें, कार्बन की 3 वैलेंसी पर CH3 जुड़ा है और इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, तो ये हो गया आपका टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ। हेलो एल्केनों का वर्गीकरण खत्म। हेलो एल्केनों को 2 प्रकार के भागों में विभाजित कर दिया हमने, एक तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। क्लियर। अब हम बात करेंगे संकरण के आधार पर। कार्बन परमाणुओं के संकरण के आधार पर दोनों को एक साथ उठा लेंगे, हेलो एल्कीन व हेलो एरीन को। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, इसमें आपको नंबर 1 सीखना है, विनाइल हैलाइड। एक बात ध्यान रखें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कौन से बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए। CBSE में इसका एक क्वेश्चन परमानेंट आता है। विनाइल हैलाइड किसे कहते हैं? विनाइल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो वो कार्बन परमाणु आपका sp2 संकरित होना चाहिए, अर्थात sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्लियर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इथाइलिन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका आप एक हाइड्रोजन हटा दें तो जगह खाली, और यहाँ से आप जोड़ दें हैलोजन, तो ये हो गया आपका विनाइल क्लोराइड। ध्यान दें, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन क्या है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज है। चेक कर लें, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा दें, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, तो 3 के लिए होगा आपका sp2 1 और 2 3। क्लियर। तो ये जो आपका पोर्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इतने पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, विनाइल, BINYL विनाइल। ओके, Cl लगा हुआ है तो विनाइल क्लोराइड। अगर आप यहाँ पर OH लगा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज विनाइल एल्कोहल। और अगर आप यहाँ Cl लगा दें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, दिस इज विनाइल साइनाइड। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2, एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड कौन होते हैं? वह हैलाइड जिनमें जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ा हो वो आपका होना चाहिए sp3 संकरित, अर्थात sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आपका जुड़ा हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एलाइल हैलाइड। जैसे कौन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान दें, इस कार्बन से जुड़ा है आपका हैलोजन मतलब क्लोरीन। इस कार्बन की साइड अगर आप चेक करेंगे 1 और 1 2 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 और 2 4, दिस इज sp3, और sp3 जुड़ा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp2। हाइब्रिडाइजेशन कोई टफ चीज़ नहीं है, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखा रखा है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारी पहले वाली वीडियो देखें और उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आपका आता है एराइल हैलाइड। सबसे आसान और सिंपल हेडिंग। एराइल हैलाइड कौन होते हैं? एराइल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो कौन, हैलोजन परमाणु। बेंजीन कौन, C6H6, और बेंजीन को आप इस प्रकार बना सकते हैं, डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक, आपने एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ Cl लगा दिया, या कोई भी आपने हैलोजन लगा दिया सिंगल बॉन्ड X, तो ये हो गया आपका एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे जुड़ा होता है किससे, बेंजीन की रिंग से, अर्थात बेंजीन वलय से। क्लियर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एराइल हैलाइड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड BENZYL बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड वाली हेडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में। CBSE में कई बार आ चुकी है बेंजाइल हैलाइड वाली हेडिंग। यूपी बोर्ड ने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है,
लेकिन आने वाले समय में यूपी बोर्ड भी इस क्वेश्चन को आपका पूछ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 वैलेंसी पर हाइड्रोजन 2 और एक 3 और ये एक 4, ये कार्बन हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बन आपका डायरेक्ट जुड़ा हो किससे, बेंजीन की रिंग से। बेंजीन की रिंग से अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा है और उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो वो होगा आपका बेंजाइल हैलाइड, और इसे आप बोल सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप Cl की जगह Br लगा दें तो हो जाएगा वो आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। सिंपल ध्यान रखें, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हो वो कार्बन sp3 संकरित हो, और sp3 संकरित कार्बन परमाणु आपका डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, बेंजीन की रिंग से। तो इसी के साथ आपका हेलो एल्केनो का और हेलो एरिनो का भी वर्गीकरण खत्म हुआ। ओके, अब बात करते हैं आगे। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन उठाते हैं। जो थ्योरी है 40%, उस पर ध्यान दें। थ्योरी में सबसे पहली चीज़, इसमें एक हेडिंग है आपकी प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक अच्छी हेडिंग है और यूपी और CBSE दोनों ही बोर्ड में या फिर अदर बोर्ड्स में भी पूछी जाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसे पढ़ने से पहले एक वर्ड सुन लें, क्या है यहाँ पर, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपका अकार्बनिक यौगिकों में भी होता है और कार्बनिक यौगिकों में भी होता है। अकार्बनिक यौगिकों में उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है और सभी कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है। आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन हेडिंग है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आइसोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन हेडिंग इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता किसे कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। मतलब क्या, हमारे पास दो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, तो उन्हें हम कहेंगे आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। क्लियर। जैसे क्या, हमारे पास एक कंपाउंड है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। दूसरा है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज डाइमिथाइल ईथर। आप इन दोनों में एक चीज कॉमन देखिए कि दोनों में दो कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, और दोनों में एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और यहाँ भी एक ऑक्सीजन। क्लियर। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अर्थात अणुसूत्र C2H6O है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है और इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका ईथर है। तो दोनों एक दूसरे के कौन हैं, समावयवी अर्थात आइसोमर्स हैं, और इस घटना को हम कहते हैं समावयवता। समावयवता को मुख्यतः दो प्रकार के भागों में विभाजित कर रखा है, संरचनात्मक समावयवता मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी कौन, त्रिविम समावयवता मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर। संरचनात्मक समावयवता में 5 प्रकार होते हैं आपके, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता व चलावयवता। लेकिन ये पूरा पोर्शन आपका 11th क्लास में है। क्लियर। हमें बात करनी है केवल 12th क्लास के टॉपिक्स की। अब दूसरा जो पार्ट है इसका वो है त्रिविम समावयवता मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर 2 भाग हैं, एक है आपकी ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है आपकी प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर। अब ज्यामितीय समावयवता भी आपकी 11th में ही है, तो आपको केवल किसकी स्टडी करनी है, प्रकाशिक समावयवता की। क्लियर। तो प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताते हैं। प्रकाशिक समावयवता किसका भाग है, त्रिविम समावयवता का। एक लाइन त्रिविम समावयवता के बारे में सुनिए।
त्रिविम समावयवी यौगिक कौन होते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र भी समान हो और संरचना सूत्र भी समान हो। तो फिर डिफरेंट क्या होगा? जी वह कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र भी समान हो और संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु उनकी आकाश में व्यवस्था, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो, वह एक दूसरे के त्रिविम समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को त्रिविम समावयवता कहते हैं। जैसे कौन? ये मेरा हाथ है, इसमें 4 फिंगर हैं और इसमें एक थंब है। अगर मैं इसे यहाँ पर बराबर में शीशा लगा दूँ, मिरर, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। लेफ्ट जो थंब है अभी लेफ्ट साइड में है, तो ये कहाँ पर आ गया? ये राइट साइड में। स्मॉल फिंगर राइट में है, तो ये कहाँ पर आ गई? लेफ्ट में। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम है, लंबाई सेम है, बिल्कुल ऐसी लंबाई सेम है। तो मतलब क्या? ये दोनों एक दूसरे के त्रिविम समावयवी हैं, अर्थात स्टीरियो आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या मतलब? लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में चला गया है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो ये कौन है? आपकी त्रिविम समावयवता। और त्रिविम समावयवता का हम पोर्शन पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। ओके, तो आप लोगों को इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा। इंटरेस्ट लें, अगर आप विदाउट इंटरेस्ट स्टडी करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक बहुत टफ लगेगी। सही है? कहीं भी अगर प्रॉब्लम है, कहीं अगर वीडियो क्लियरिटी में प्रॉब्लम है, मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, कहीं भी अगर छोटी मोटी कैसी भी प्रॉब्लम है तो मैं उसे बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स का पीछे कमेंट आया कि सर माइक लगाइए, हमने माइक लगाया। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हों आप प्रॉब्लम बताइए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? प्रकाशिक समावयवी यौगिक किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स? बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या प्रकाशिक समावयवता किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए। अगर ये एक कार्बनिक यौगिक है, ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये प्रकाश जा रहा है इसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश, अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाए तथा वह यौगिक ध्रुवक घूर्णित हो जाए, मतलब क्या? लेफ्ट राइट में आ जाए और राइट लेफ्ट में आ जाए, तो वह कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक समावयवी होगा तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहेंगे। दोबारा सुन लें। वह कार्बनिक यौगिक जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर वह यौगिक ध्रुवक घूर्णित अर्थात ऑप्टिकली रोटेट हो जाते हैं, वह यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ओके, जैसे कौन? आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है कैपिटल ए। बहुत ध्यान दें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है हमारे पास कैपिटल ए, और हम उस कैपिटल ए के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। ये जो डैश खींचा है, डैश क्या है आपका? मिरर, मतलब दर्पण। तो आपको ए ऐसे ही दिखाई देगा। क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? अगर हमने ए को शीशे में दिखाया तो वो ऐसे ही तो दिखाई देगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कौन होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब क्या? प्रकाशिक अक्रिय। ये हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट है कैपिटल बी, इसे आप मिरर में दिखाएं, इसके ऊपर समतल ध्रुवित प्रकाश डालें तो बी ऐसे पलट जाएगा। तो इसकी और इसकी आकृति बदल गई, लेफ्ट राइट में राइट लेफ्ट में हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत ध्यान से समझ लें, जिसकी आकृति बदल जाती है वो जिसकी आकृति बदल जाती है वो एक्टिव होते हैं और जिनकी नहीं बदलती वो इनएक्टिव रहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात, थ्योरेटिकल बात। और बहुत ध्यान से सुने, इसमें एक हेडिंग होती है असममित कार्बन परमाणु। असममित कार्बन परमाणु को असिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। असिमेट्रिक कार्बन एटम, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं अलग हैं तो वह कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु अर्थात एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। जैसे कौन? कार्बन परमाणु की 4 संयोजकताएं, एक पर हाइड्रोजन, एक पर फ्लोरीन, एक पर क्लोरीन और एक पर ब्रोमीन जुड़ा है। तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन आपका असममित कार्बन परमाणु है। दिस कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, अब हमारा कहना क्या है? यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक ही असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो तो वह कार्बनिक यौगिक 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर? वह कार्बनिक यौगिक 100% प्रकाशिक समावयवी होगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका
लैक्टिक एसिड। ध्यान दें, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक असममित कार्बन परमाणु आपका उपस्थित होता है। लैक्टिक एसिड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ध्यान दें, CH3CHOH क्लियर। इसमें 3 कार्बन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH। इस कार्बन से हाइड्रोजन और OH ग्रुप जुड़ा है। ध्यान दें, इस कार्बन की 3 संयोजकताओं पर हाइड्रोजन है, तो ये तो असममित हो नहीं सकता। ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बन की 2 संयोजकताएं एक ही ऑक्सीजन से घिरी हैं, तो ये कार्बन भी आपका असममित नहीं होगा। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है, इसके चारों वैलेंसी देखिए, एक पर हाइड्रोजन, एक पर CH3, एक पर OH और एक पर COOH। तो ये कार्बन हो गया आपका असममित कार्बन परमाणु। 3 कार्बन है लेकिन असममित कार्बन परमाणु कितना है? केवल 1। तो ये कंपाउंड क्या होगा आपका? 100% ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर। प्रकाशिक समावयवी यौगिकों को मुख्यतः 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है आपका, वो क्या है? वो है आपका दक्षिणावर्त समावयवी। दक्षिणावर्त समावयवी किसे कहते हैं? जब किसी में समतल ध्रुवीय प्रकाश से गुजारा जाए तथा वह राइट हैंड साइड, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, तो वो होता है आपका दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त को प्रदर्शित करते हैं D+ से, तो वो हो गया आपका D+ आइसोमर। यदि किसी में समतल ध्रुवीय प्रकाश गुजारा जाए तथा वह घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, तो वो होता है आपका वामावर्त समावयवी अर्थात L- आइसोमर। ध्यान दें, एक हमारे पास यौगिक है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH, लेफ्ट पर H और राइट पर OH लगा है। अगर आप H से OH की तरफ घुमाएंगे, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी की दिशा। एक बात ध्यान रखें, इसमें CH3 को ऊपर, COOH को नीचे ही लगाएं। ये डिपेंड करता है CIP रूल पर, कैन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग रूल। जो जहाँ लगा है वहीं लगाएं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये ग्रेजुएशन में है, लेकिन ध्यान रखें जो ग्रुप जहाँ लगाएं वहीं लगाएं। और ये मूव कर रहा है कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये अगर आपका मिरर है तो क्या होगा? जो कार्बन की आर्म्स हैं H और OH, तो बस वही पलट जाएंगी। ये OH आपको इधर दिखाई देगा मिरर में देखने पर, और H इधर आ जाएगा। तो सिंपल क्या होगा? जो OH इधर राइट हैंड साइड पर है, वो इधर कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड पर। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये आपकी फॉर्म हो गई L- फॉर्म। क्लियर? ओके। तो ये आपका हो गया D+ एंड L-, दोनों ही कौन है आपके? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ओके। और एक टर्म और ध्यान रखें, एक होती है रेसिमिक फॉर्म। रेसिमिक फॉर्म किसे कहते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जिनमें 50% D+ एंड 50% L- पाया जाता है, वो रेसिमिक फॉर्म कहलाती है। लेकिन किसी भी कार्बनिक यौगिक की रेसिमिक फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का? उसका रीजन है क्योंकि जो 50% D+ है वो 50% L- को काट देता है। जो टोटल रोटेशन है वो 0 हो जाता है, और टोटल रोटेशन 0 होने की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? तो आज आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ हेलो एल्केन्स पे हेलो एरीन्स वाले चैप्टर से, और आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको इसके बारे में और विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप लोग ऐसे ही एंजॉय करें, लेकिन ध्यान से पढ़ें। किसी भी वर्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप उसे कमेंट करें और हमसे उस क्वेश्चन के आंसर को पूछें। ओके, थैंक यू।